नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आप सभी का अनप्रोफेशनल एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दिस इज अबाउट मी, शॉर्ट इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। हम लोग इस वीडियो सीरीज में क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज की जो बुक है उसको कवर कर रहे हैं। यह बुक जो है बिहार रिलेटेड वेरियस एग्जाम्स, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई हो या फिर बिहार ईएसआई हो, इन सारे एग्जाम्स के लिए यह जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार इस बुक को कवर कर लेते हैं तो बिहार रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, चाहे भले वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी से भी हो, तो वो जो है वो पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाएगा। अब तक हम लोगों ने इस वीडियो सीरीज में बर्डन एम्पायर तक कवर कर लिया था और उसके बाद फिर उसका एक एमसीक्यूज जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, और आज इस वीडियोस में हम लोग उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और उसका पार्ट 2 जो है वो आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैज द नेम देवनाम प्रियदर्शी, यानी कि इनमें से किसका एक और नाम है देवनाम प्रियदर्शी। आपके ऑप्शंस हैं, पहला है अशोका, दूसरा है गौतम बुद्धा, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है महावीर। तो इनमें से देवनाम प्रियदर्शी जो है वो अशोका का नाम है। अशोका के बहुत सारे एडिक्ट में इंस्क्रिप्शंस में अशोका को देवनाम प्रियदर्शी ही कह करके उसमें संबोधित किया गया है। इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अशोका। ये अशोका है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला अशोका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इवेंट ब्रॉट अबाउट अ प्रोफाउंड चेंज इन अशोकास एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। इनमें से कौन सी घटना है जिसने अशोका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा चेंज लेकर के आया। ऑप्शन है आपके सामने कि थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल, उसके बाद कलिंगा वॉर, हिज एम्ब्रेसिंग ऑफ बुद्धिज्म, या फिर हिज सेंडिंग मिशनरी टू सिलोन। पहला ऑप्शन की अगर बात करें तो बौद्धिस्ट काउंसिल, ये अशोका के समय ही हुआ था, 251 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। कलिंगा वॉर जो है वो 261 में हुआ था बीसी। एम्ब्रेसिंग ऑफ बुद्धिज्म, अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया था क्या उसके बाद। और चौथा है कि हिज सेंडिंग ऑफ मिशनरीज टू सिलोन, अपने बेटियों को इन्होंने श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो इनमें से किस घटना के बाद अशोका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है उसमें चेंज आई। दोस्तों, हम लोग को पता है कि अशोका जब तक वो कलिंग के साथ वॉर नहीं लड़ा था तब तक उसकी जो पॉलिसी है वो काफ़ी एग्रेसिव थी। वो किसी भी राज्य को अटैक करके, आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लेता था। लेकिन कलिंगा वॉर के बाद उसे इतना ज़्यादा रिमोर्स हुआ, इतना ज़्यादा उसे उस वॉर में हुई मौतों के देख करके वेदना हुई कि उसके बाद से उसने अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज कर ली थी। उसके बाद उसके एडिक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भेरी घोषा था, यानी कि जो युद्ध के नगाड़े थे, उसके जगह पर धम्म घोषा ने ले लिया था। यानी कि अब किसी भी स्टेट को, किसी भी रीजन को फिजिकली ऑक्युपाई नहीं करना था, बल्कि वो कल्चरली उसको ऑक्युपाई करने की कोशिश करता था। तो यहाँ से यानी कि कलिंगा वॉर से ही अशोका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है उसमें भी चेंज आई। इसी के साथ साथ उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी भी चेंज हुई। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में ज़्यादा रिलीजियस पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा जो मोरल पॉइंट है वो ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुए, नॉन वायलेंस इंट्रोड्यूस हुआ। तो उसके बाद से ही उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलती है। तो इसके बाद, तो इसके हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, कलिंगा वॉर। यानी कि कलिंग वॉर के बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, उसकी जो ऑक्यूपेशन पॉलिसी है, इन सब में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म। वो कौन से महान मॉन्क थे जिन्होंने अशोका को इन्फ्लुएंस किया था कि वो बुद्धिज्म को अपना ले।
दोस्तों ये जो क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के देखते हुए, क्योंकि सारे पहले आ चुके हैं। और हमें पता है कि हिस्ट्री है, एंशिएंट है, तो इसमें ना ही चीज़ें कभी चेंज होने वाली है ना ही क्वेश्चंस बदलने वाले हैं। तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस है हिस्ट्री के खास तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस हर समय बाद रिपीट होते रहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला है विष्णुगुप्त, उसके बाद है उपगुप्त, उसके बाद है ब्रह्मगुप्त और उसके बाद है बृहद्रथ। विष्णुगुप्त तो चाणक्य का ही नाम था, दूसरा नाम बृहद्रथ जो था वो अंतिम शासक था मौर्य डायनेस्टी का। उपगुप्त एक मॉन्क बौद्धिस्ट मॉन्क था, बौद्धिस्ट मॉन्क थे, और इनके इन्फ्लुएंस में ही आकर के अशोका ने जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा उपगुप्त। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो रहे हैं और आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में अगर हेल्प कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलती रहे। और ये नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग इसे सपोर्ट करें, इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन द अबैकस ऑफ द सारनाथ लैंड कैपिटल अशोका। हमें पता है कि अशोकन पिलर्स जो है वो काफ़ी सारे जगहों से मिली है, उसी में से एक 4 लैंड कैपिटल पिलर जो है वो हमें सारनाथ में देखने को मिलता है। सारनाथ में 4 लैंड कैपिटल है, यानी कि 4 तरफ से जो है वो लैंड के फिगर बने हुए हैं और ये बेस है उसका, और ये पिलर के ऊपर जो है ऐसे खड़ा हुआ है। तो इसमें जो अबैकस होता है, यानी कि इस बेस के ऊपर यहाँ पर एक ऐसे अबैकस बना होता है, तो इसके ऊपर जो है कितने एनिमल्स के जो फिगर है वो बनाए हुए हैं। ऑप्शन है आपके कि बुल है, डियर है, एलिफेंट है और हॉर्स है। तो इनमें से हमें चुनना है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा एनिमल है जो कि उस अबैकस के ऊपर नहीं बनाया हुआ है। तो उस अबैकस के ऊपर जो 4 जानवरों का चित्र जो बनाया हुआ है उनमें से एक बुल है, दूसरा है एलिफेंट, तीसरा है हॉर्स और जो चौथा है वो लायन है, यानी कि लायन का फिगर उस पर बना हुआ है। ये 4 जानवर है, एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल है और लायन है। डियर का उस पर कहीं भी फिगर जो है वो नहीं बना हुआ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डियर, क्योंकि इसका जो फिगर है वो उस अबैकस के ऊपर नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस वाज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन। जो डिवीज़न है मॉडर्न सोसाइटी का, यानी कि अशोक के समय या फिर मॉडर्न सोसाइटी जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड थी। इसमें दिए हुए 7 पार्ट्स, तो 7 क्लासेस में डिवाइड है, ऐसे इंफॉर्मेशन लिखी गई है, बतलाई गई है। तो ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है कि जो सोसाइटी है वो 7 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड है। इनमें से कहाँ से मिलती है? लिखा हुआ है पहला ऑप्शन की कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्या यहाँ से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, या किसी अशोकन एडिक्ट में ये लिखा हुआ है, या फिर पुराण है उसमें से लिखा हुआ है, या फिर इंडिका ऑफ मेगास्थनीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन चारों में से किस में हमें ये पता चलता है कि अशोकन सोसाइटी जो है, यानी कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 4 इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपने बुक इंडिका में जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको 7 भागों में डिवाइड किया हुआ था, 7 अलग अलग उसको क्लास बनाई हुई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैलीज ऑफ सिंध, गंगा, यमुना वर ब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम
अंडर वन पॉलिटिकल अथॉरिटी बाई, यानी कि जो सिंध है, गंगा है, यमुना है, इन तीनों का जो रीजन है, सिंध का रीजन हुआ, गंगा रीजन हुआ, यमुना का जो रीजन हुआ, इन सबको एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंदर किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त, अशोका, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर पृथ्वीराज चौहान। हमें पता है कि जो चंद्रगुप्त हैं उनको लिबरेटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और साथ ही साथ एक अखंड भारत का जो सपना है, एक यूनाइटेड इंडिया का जो सपना है, वो चंद्रगुप्त ने ही देखा था और चंद्रगुप्त ने ही उसको पूरा भी किया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जो सिंधु वैली है, गंगा वैली है और जो यमुना वैली है, यानी कि इन तीनों का जो रीजन था उसको एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंदर लाया गया था। यानी कि चंद्रगुप्त ने उस समय जो भारत है उसको पूरा एकीकरण किया था, यानी कि सारे रीजन को एक साथ एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंदर जो है वो लेकर के आया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त। अशोका जो है वो इसको और ज़्यादा आगे फैलाया था, यानी कि यहाँ से इसको और ज़्यादा आगे ले गया था, बट पूरे रीजन को अगर एक साथ करने की बात है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज नो अशोकन एडिक्ट। मिसप्रिंट है, यहाँ पर अशोकन होना चाहिए, अशोकन एडिक्ट। यानी कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा जगह है जहाँ पर कोई भी अशोकन एडिक्ट जो है वो नहीं मिला है? ऑप्शन है गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र और टोपरा। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। है ना ट्रिकी, क्योंकि पाटलिपुत्र खुद मगध की कैपिटल थी, अशोका का कैपिटल था, और वहाँ पर किसी तरह का एडिक्ट ना मिला हो ऐसा कोई सोच नहीं सकता है, लेकिन ऐसा है क्योंकि पाटलिपुत्र में किसी तरह का एडिक्ट जो है वो नहीं मिला है। पहले भी वीडियोस में मैंने जब चैप्टर इसको हम लोग कवर कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अशोका जहाँ भी ट्रैवल करता था वहाँ पर एक एडिक्ट जो है वो लिखवाता था। तो चूंकि पाटलिपुत्र में खुद अशोका इतने समय से रहता था तो उसको वहाँ पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए पाटलिपुत्र यानी कि खुद के उसके कैपिटल में किसी भी तरह का जो एडिक्ट है वो नहीं मिला है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर। यानी कि मॉडर्न एम्पायर का जो डिक्लाइन है, डिसइंटीग्रेशन है, उसके संदर्भ में यहाँ पर चार बातें लिखी हुई हैं, आप उसको समझें। पहला है कि ब्राह्मणिकल रिवॉल्ट पॉलिसी, यानी कि जो मॉडर्न एम्पायर हुआ वो डिक्लाइन हुआ, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके संदर्भ में कौन कौन सा ऑप्शन जो है, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही लिखे हुए हैं। पहला कह रहा है कि ब्राह्मणिकल रिवॉल्ट, यानी कि जो ब्राह्मणिकल रिवॉल्ट हुआ है मॉडर्न टाइम में या पोस्ट मॉडर्न टाइम में, उसके वजह से मॉडर्न डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ। दूसरा है कि किंग अशोक का पैसिफिस्ट पॉलिसी। दूसरा रीज़न यह कह रहा है कि किंग अशोक का जो पैसिफिस्ट पॉलिसी था, शांतिवाद की जो नीति थी, क्या उसके वजह से मॉडर्न डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ। तीसरा है इन्वेजन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से किसी का इन्वेजन हुआ, किसी ने आक्रमण किया और उसके वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। या फिर वीकनेस ऑफ द अशोका सक्सेसर, अशोका के जो सक्सेसर थे यानी कि अशोका के बाद के जो किंग हुए उनके वीकनेस के वजह से मॉडर्न एम्पायर जो है, इतना बड़ा एम्पायर वो डिक्लाइन कर गया धीरे धीरे। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा रीजन जो है वो सही होता है, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें से हो सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है कि ए, बी और सी तीनों रीजन जो है वो सही है, बी और डी रीजन सही है, या फिर ए एंड सी रीजन जो है वो सही है। इन चारों में से, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है जो वो सही है? दोस्तों अगर बात करते हैं मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन का या फिर उसका डिसइंटीग्रेशन का, तो उसका जो रीजन है ये चारों के चारों है, यानी कि ये चारों के चारों रीजन है मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन होने का, डिसइंटीग्रेशन का। ठीक अशोका के बाद, अशोका का जैसे डेथ होता है तो मॉडर्न एम्पायर जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। इसमें से एक पर, ईस्टर्न पर जो कुणाल है वो रूल करता है और दूसरे पे जो दशरथ है वो रूल करता है।
तो मॉडर्न एम्पायर के बाद ठीक तुरंत जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है मॉडर्न एम्पायर, दो अलग अलग भागों में। उसके अलावा राजतंगनी में भी हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि मॉडर्न रूलर जो कि कश्मीर में रूल करता था, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, क्लेम कर दिया था, वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर मानता था। तो जिसने जहाँ पर जिसको जो रूल मिला वहाँ पर वो खुद को इंडिपेंडेंट बना दिया, जिसके वजह से जो मॉडर्न एम्पायर है, इतना बड़ा एम्पायर, वो अलग अलग भागों में, टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट हो गया। तो पहला जो है डिसइंटीग्रेशन का जो रीजन है, अब इसके पीछे के रीजन की अगर बात करें तो अशोकन का जो पैसिफिस्ट पॉलिसी था ये हो सकता है, क्योंकि शांतिवाद की नीति की वजह से जो वहाँ पे जो मिलिट्री थी वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। इतने समय के बीच में कोई वॉर जो है वो नहीं लड़ा गया था, और जो सोच है, जो एग्रेसिव सोच है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो डिक्लाइन आया होगा, जिसके वजह से ही किसी ने किसी भी तरह का विरोध नहीं किया जो डिसइंटीग्रेशन हुआ दो अलग अलग पार्टों में। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, किंग अशोकन्स पैसिफिस्ट पॉलिसी। ब्राह्मणिकल रिवॉल्ट जो रीजन में जो ब्राह्मण थे उनका रिवॉल्ट था, यानी कि उन्होंने राजा के खिलाफ जो है वो रिवॉल्ट यानी कि विद्रोह किया हुआ था। तो ये ऑप्शन भी सही है। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर यानी कि 3 इतने ज़्यादा शक्तिशाली रूलर के बाद काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन भी हुआ था, शकों का आक्रमण हुआ था। जो शक है उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था मॉडर्न एम्पायर के ऊपर। उसके अलावा कुषाण है, कुषाणों ने भी आक्रमण किया मॉडर्न एम्पायर के ऊपर। तो इन्वेजन फ्रॉम द आउटसाइड ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और वीकनेस ऑफ द अशोका सक्सेसर्स ये तो है ही, यानी कि ये चारों ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ये चारों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यानी कि थर्ड के बाद एक और 4 ऑप्शन होना चाहिए जिसमें ए बी सी एंड डी ये चारों होगा, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन जो है वो सही है। ये चारों जो है रीजन है मॉडर्न एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन करने का। इसमें तीनों ऑप्शन तक है, लेकिन इसमें 4 होना चाहिए, और चारों के चारों जो है वो रीजन है मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन होने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका एट, यानी कि अशोका के रीन के समय, उसके शासन के समय एक बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो वो बौद्धिस्ट काउंसिल किस जगह पर हुआ था? पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने डिस्कस किया कि अशोका के समय में 251 बीसी में 251 बीसी में एक बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। ये तीसरा बौद्धिस्ट काउंसिल था। पहला 483 बीसी में हुआ था, दूसरा 383 बीसी में हुआ था, और तीसरा जो है वो 251 बीसी में हुआ। इसके जो प्रिसाइडिंग थे, यानी कि जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, वो थे मोगलीपुट्टा टीसा। इन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। जो तीसरा ये बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर इनमें से किनके बुक में दिखलाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने। पहला है भाषा, दूसरा है अश्वघोषा, तीसरा है विशाखदत्त, और चौथा है शूद्रका। चारों एंशियंट इंडिया के प्रोमिनेंट राइटर्स हैं।
पोएट हैं। इन चारों ने काफ़ी सारे प्लेज लिखे हुए हैं। जैसे अगर भाषा की बात की जाए तो इन्होंने एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही फेमस प्ले लिखा हुआ है, स्वप्नवसा वदता। स्वप्नवसा वदता एक प्ले है जिसको इन्होंने लिखा है भाषा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इनका जो प्रोमिनेंट है वो स्वप्नवसा वदता है और इन्होंने इनके बारे में लिखा भी नहीं है। दूसरा है अश्वघोषा। अश्वघोषा ने बुद्ध चरित जो बुक है उसको लिखा हुआ है। बुद्ध चरित्र जो बुक है उसको लिखा है, तो अश्वघोषा भी नहीं होगा। सुदर्गा की बात करें तो इसने वीणावसा वदता करके जो बुक है उसको लिखा हुआ है, तो ये तीसरा भी नहीं होगा। विशाख दत्त ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, और इसी बुक में ये बतलाया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे घनानन को हराया चाणक्य की मदद से। जो भी पॉलिसीज, नीति, रणनीति वहाँ पर अपनाई गई थी उसको उसमें लिखा हुआ है। तो विशाख दत्त का जो बुक है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त को एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर दिखलाया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर्स, काफ़ी मिसप्रिंट लिखा हुआ है। अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर्स डिड कॉन्कर द डेक्कन। मैं इसका हिंदी बतला देता हूँ कि कौन से रूलर हैं इनमें से। ये चार रूलर है आपके सामने, इन चारों में से किसने डेक्कन को जीता था? डेक्कन को जीतने वाला रूलर कौन था? क्या अशोका था, अशोका ने डेक्कन को जीता था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, बिंदुसार ने जीता था, या फिर कुणाला ने जीता था? तो चंद्रगुप्त ने तो हमने देखा कि सिंधु, गंगा और यमुना, इन तीनों के जो रीजन था उसको जीता था। अशोका ने कलिंगा को जीता था। बिंदुसार ने जो है इसने दक्कन को जीता था। दक्कन को जीतने वाला जो है वो बिंदुसार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार, सी। बिंदुसार ने डेक्कन को जीता था। याद रखिए कि अशोका ने कलिंगा को जीता था। कलिंगा को अब तक किसी ने कोई जीत नहीं पाया था। चंद्रगुप्त ने गंगा, यमुना और सिंधु वैली, इन तीनों में आने वाले जो भी रीजन है उसको जीता था। बिंदुसार ने डेक्कन को जीता था। तो तीनों जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं इन्होंने किस एरिया में को जीता था उसके बारे में याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी, यानी कि इंडियन सोसाइटी ने को मेगास्थनीज ने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं 4, 5, 3 एंड 7। इन चारों में से कौन होगा? किसमें मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को, उस वक्त की मॉडर्न इंडियन सोसाइटी को जो है वो बांटा था? तो पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था जिसमें ये दिया हुआ था कि मेगास्थनीज ने अपने बुक में ये लिखा हुआ है कि उस वक्त की जो इंडियन सोसाइटी थी वो 7 अलग अलग भागों में बटी हुई थी। यानी कि उसने जो है वो इंडियन सोसाइटी को 7 अलग अलग भागों में बांटा हुआ दिखलाया था। 7 अलग अलग क्लासेस जो है वो उसने बतलाए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 7, 7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी कि उसने 7 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड है इंडियन सोसाइटी, ऐसा अपने बुक इंडिका में। अगर उन 7 अलग अलग क्लासेस की बात की जाए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है उससे एग्जाम में आते हैं, तो 7 अलग अलग जो क्लासेज हैं वो हैं, पहला है फिलोसफर्स, दूसरा है वैसे लोग जो खेती करते हो, फार्मर्स, तीसरा है सोल्जर्स जो राज्य की रक्षा करते हैं, चौथा है हॉर्समैन जो पशुओं को चराते थे, पालते थे, पांचवा है आर्टिशियन जो अलग अलग मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं,
छठा है मजिस्ट्रेट यानी कि जो ऑफिसर्स है, और सातवां है काउंसलर्स। तो ये 7 अलग अलग कास्ट या फिर क्लास कह सकते हैं जिसमें कि उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी को बांटा था। फिलोसफर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, हॉर्समैन, आर्टिशियन, मजिस्ट्रेट एंड काउंसिल, ये 7 अलग अलग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो है इससे आ सकता है। 3 ऑप्शन देगा, एक चौथा ऑप्शन दे देगा जो दूसरा होगा, और बोलेगा कि क्या इनमें से कोई एक ऐसा है जो 7 अलग अलग सोसाइटीज जो बांटा गया था मेगास्थनीज के द्वारा, कौन सा इसमें से नहीं है, ऐसा करके दे सकता है। तो आप इन 7 को याद रखिए। पहला है फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर, हॉर्समैन, आर्टिसन, मजिस्ट्रेट एंड काउंसिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु आइडेंटिफाइड द नेम चंद्रकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि ग्रीक टेक्स्ट के अंदर चंद्रकोटस नाम के राजा की बात कही गई है। तो उस सैंड्रोकोटस राजा को किसने बतलाया था कि जो सैंड्रोकोटस है वो चंद्रगुप्त मौर्य की ही बात कर रहा है। यानी कि जो सैंड्रोकोटस जो नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही संबोधित कर रहा है। आपके ऑप्शंस है विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी या फिर डी आर भंडारकर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विलियम जोन्स। ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, राइटर थे, और इन्होंने ये बतलाया था कि जो सैंड्रोकोटस लिखा हुआ है ग्रीक टेक्स्ट में वो एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही लिखा हुआ है, यानी कि वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो विलियम जोन्स ने ये बात जो है वो बतलाई थी। तो याद रखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस लिखा गया है ग्रीक टेक्स्ट के अंदर, और उसको ये बतलाने वाला है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही है, वो थे विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु डेस्फर्ड द ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोकन फर्स्ट टाइम। चैप्टर्स में जब हम लोग कवर कर रहे थे तो हमने वहां पर देखा था कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे तब तक उनका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस, उतना ज़्यादा उसका यूज जो है वो सामने नहीं आया था जब तक उनकी जो लिपि है वो डेसिफर्ड नहीं कर ली गई थी। तो पहली बार जो लिपि है या फिर जो इंस्क्रिप्शन है उसको डेसिफर्ड किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है आपका कि जेम्स प्रिंसेप, एस.डी. संकालिया, से एस.आर. गोयल या फिर वी.एन. मिश्रा। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार 1837 में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, जो पाली इंस्क्रिप्शन है, उसको डेस्फर्ड किया था, उसको पढ़ पाने में सफलता पाई थी, और उसके बाद ही जो इतने सारे वो उसके इंस्क्रिप्शन से एडिक्ट है उसको पढ़े जा सके, और काफ़ी ज़्यादा उससे इंफॉर्मेशन उस वक्त की जो है वो हमें प्राप्त हुई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में सफलता पाई थी, और वो साल था 1837 का। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम इज नॉट मेंशन्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शंस। इनमें से कौन सा है जिसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है? ऑप्शन है आपका चोला, पांड्या, सत्यपुत्ता और सातवाहना। तो इनमें से किसके बारे में जो है वो मेंशन नहीं किया गया है? दोस्तों, अशोका के इंस्क्रिप्शन में जो उसके साउदर्न बॉर्डर है, बॉर्डर स्टेट, उसके बारे में मेंशन किया हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि लगभग 4 या 5 ऐसे स्टेट है जो बॉर्डर स्टेट जो है वो बनाते हैं, जो अशोकन के समय जितना जो एरिया था उसके, उसमें से एक है आपका चोला, यानी कि चोल डायनेस्टी का जो एरिया था, पांड्या डायनेस्टी का स्थायीपुट्टा, और एक था आपका केरला पुट्टा या फिर पुत्रा, ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो ये चारों जो है वो उस वक्त थे, ये जो है वो बॉर्डर स्टेट बनाते थे, बट सातवाहना जो है वो नहीं है। सातवाहना जो है वो बॉर्डर स्टेट नहीं बनाता है, और ना ही इसके बारे में किसी इंस्क्रिप्शन में मॉडर्न टाइम में मेंशन किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सातवाहना, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सातवाहन के बारे में किसी भी तरह का कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। जो मेंशन किया है वो है चोला है, पांड्या है, सत्यपुत्ता है और केरला पुत्रा है। ये चारों का मेंशन जो है वो हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि बाय विच
वॉज द चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड, यानी कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो चाणक्य के बचपन का नाम है विष्णुगुप्त, यानी कि चाणक्य जो है बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। याद रखिएगा कि चाणक्य का जो बचपन का नाम है वो विष्णुगुप्त था और बाद में उन्हें बोला जाने लगा। अगला क्वेश्चन है कि हु इन एंशिएंट इंडियन अज्यूम्ड द टाइटल अजात शत्रु, यानी कि एंशिएंट इंडियन में किसने अजात शत्रु नाम का जो टाइटल है उसको अपनाया था? आपका ऑप्शन है, सॉरी अजात शत्रु नहीं, टाइटल यहाँ पर लिखना छूट गया है। जो टाइटल है वो है, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा उल्टा लग रहा है। अजात शत्रु, एक मिनट जरा, इसमें लिखा होना चाहिए था कि किनको अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। एंशिएंट इंडियन में किसने अमित्र घात की जो टाइटल है उसको अपनाया था? आपके सामने ऑप्शंस है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या फिर बिंदुसार या फिर अशोका। तो दोस्तों बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को हम लोग अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिंदुसार। बात करें अजातशत्रु का, तो एक बात और आप याद रखें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने अजातशत्रु कहा था। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसको गांधी जी ने अजातशत्रु नाम से बुलाया था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी कि जो चाणक्य का सप्तांग थ्योरी था, यानी कि 7 फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट, उसमें जो सबसे अंतिम यानी कि 7वां है वो कौन सा है? 7वां जो सप्तांग थ्योरी के जो एलिमेंट है उसमें से 7वां कौन है? ऑप्शन है आपके जनपद, दुर्ग, मित्र या फिर कोसा। इन चारों में से 7वां कौन सा है? अगर सप्तांग थ्योरी की बात करें, जो 7 अलग अलग एलिमेंट है जो किसी स्टेट को बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है आपका राजा, यानी कि जो किंग है। दूसरा है राजा के मंत्री, यानी कि मात्य, अमात्य, जो कि मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस में लिखे हुए हैं। तीसरा है आपका जनपद, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं। चौथा है दुर्ग। पांचवा है वहाँ का कोष, खजाना। छठा है वहाँ की आर्मी, यानी कि बल। और जो 7वां है वो फिर है अलाई, यानी कि मित्र। ये 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। अगर आपको किसी स्टेट को, किसी राज्य को अगर अच्छे से उसकी संप्रभुता बरकरार रखना है तो आपको ये 7 एलिमेंट आपके सही होना चाहिए। यानी कि वहाँ का राजा एक योग्य राजा होना चाहिए, वहाँ के जो मंत्री होने चाहिए वो ऑनेस्ट होने चाहिए, राजा के प्रति वफादार होने चाहिए, वहाँ के जो लोग हैं वो राजा की बात मानते हो, राजा के प्रति समर्पित होने चाहिए, वहाँ के जो दुर्ग है वो मजबूत होना चाहिए, दुर्ग की रक्षा करने वाली जो आर्मी है वो मजबूत होनी चाहिए। साथ ही साथ जो खजाना है, यानी कि जो कर है वो बिल्कुल होना चाहिए, खजाना भरा होना चाहिए। और आपके जो मित्र हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, आपको मित्र के साथ रिश्ता जो है वो अच्छे बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप किसी स्टेट को अच्छे से रूल कर सकते हैं। तो इसमें जो 7वां है वो है अलाई, यानी कि मित्र, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। 7 के नाम जो है वो बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने लगभग 45 MCQ जो है वो मॉडर्न एम्पायर से कर लिया है, और उम्मीद है कि इसमें से अब जो भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे।
क्योंकि लगभग हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको कवर कर लिया है। सो इसके बाद अब हम लोग अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर, जिसमें से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें वापस से पढ़ेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपके लिए इंफॉर्मेटिव हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में ये वीडियोस हेल्प कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, और साथ ही साथ अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।